हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्वालिटी टूल्स के बारे में। एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल क्वालिटी टूल यूज़ होते हैं, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी क्वालिटी टूल के बारे में बताने वाले हैं। एक्चुअली आपको ये भी पता होना ये चाहिए कि जो भी क्वालिटी टूल्स आप ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक क्वालिटी टूल होता है जैसे RCA। इसे बोलते हैं हम रूट कॉज एनालिसिस, जिसकी फुल फॉर्म होती है रूट कोज एनालिसिस होती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड होता है हमारा FMEA। इसे बोलते हैं फेलियर मोड इफेक्टिव एनालाइज। तो आपको देखने के बाद लग रहा है यार ये कुछ नया सा आ गया है, फेमा तो नया आ गया। एक्चुअली हम तो RC के बारे में बहुत सुना था, लेकिन फेमा कैसे आ गया। तो अब मैं बता दूँ इनका रीज़न क्या है। देखो क्या होता है, जब सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हमारा पेशेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा पेशेंट है और इस पेशेंट को कोई इसकी पेशेंट के साथ कोई इंसिडेंट हो गया। सपोज करो इसका इसका मेडिकेशन एरर हो गया, मेडिकेशन एरर, या फिर सेकंड फॉल इंसिडेंट इंसिडेंट। अब ये दोनों चीज़ें इंसिडेंट में काउंट होंगी। इंसिडेंट होने के बाद में आरसी होता है, आरसी होता है। अगर मैं कहूँ तो मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में आरसी की बात की जाती है, आरसी का मतलब होता है रूट कॉज एनालिसिस। यानी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके पीछे रीज़न क्या है। देखो मैं पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ये होता है कि आपके डिपार्टमेंट में सपोज कोई भी इंसिडेंट हुआ, मैं मान लेता हूँ NSI हुआ, जिसे बोलते हैं निडल स्टिक इंजरी, ठीक है। सेकंड, जब निडल स्टिक इंजरी हुई उसके बाद में क्या हुआ, जो भी पेशेंट है या फिर अटेंडी है उसका क्या होता है, उसके बायोमार्कर होते हैं कि भाई पॉजिटिव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब हम इंसिडेंट फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म में कुछ चीज़ें आपकी अवेलेबल होती है। सबसे पहले क्या होता है, जो NSI हुआ स्टाफ का डिटेल रहेगा, कौन सा स्टाफ था। सेकंड आता है वहाँ पे मेजर, माइनर या और नियर मिस, ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। और स्टाफ की डिटेल में भी ये रहेगा भाई, इसमें स्टाफ का नाम क्या था, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में था, टाइम से किससे हुई, उससे किस टाइम हुई है, डेट क्या थी, उसके बाद में उसका पूरा यानी बायोग्राफ, जो भी पेशेंट है उसकी पूरी बायोग्राफी या जो भी स्टाफ उसकी पूरी डिटेल्स रहेगी, तब वो उस फॉर्म के अंदर फिल की जाएगी। सेकंड, ये चीज़ आएगी माइनर मेजर आएगी। उसके बाद में आता है आपका नंबर 3 पर RCA, जिसे बोलते हैं रूट कोज एनालिसिस, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रूट कोज एनालिसिस क्या करता है कि भाई यदि इस ये सपोज ये आपका कोई पेश या अटेंडी है, कोई भी स्टाफ है आपका, इससे NSI हुई, इसके पीछे रीज़न क्या है। भाई ऐसा तो नहीं है ये रीकैपिंग कर रहा था, आपने देखो नीडल के रीकैपिंग करते हैं, ऐसा तो नहीं है इसने अचानक से नीडल उठा ली हो, या ऐसा तो नहीं है कि ये डिस्कार्ड करने जा रहा हो तब इसको नीडल लग गई हो। क्यों, इसमें भी दो तरीके होती है, एक प्री NSI होता है, एक पोस्ट NSI होता है। प्री NSI तब होता है जब कोई भी नर्सिंग स्टाफ उसे नीडल को ओपन करता है, यानी जो नीडल होती है ना, नीडल के ऊपर जैसे कैप रिमूव करता है, कैप रिमूव करते यदि वो नीडल उसको लग जाए तो प्री NSI में कहलाती है। तो वहाँ पे आपको 99.99% है, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन यदि किसी पेशेंट को आपने मेडिसिन दी या उसको वैक्सीन दी, वैक्सीन देने के बाद में जब आप उसे रीकैपिंग कर रहे हैं या उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको वो नीडल लग गई, तो वो कहलाते हैं कि पोस्ट NSI। इस कंडीशन में यदि वो पोस्ट NSI है तो 99% चांस है आपको इन्फेक्शन हो सकता है। उसके लिए फिर आपको बायोमार्कर कराने पड़ेंगे, कंटिन्यू मेडिकेशंस करानी पड़ेंगे, कंटिन्यू आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, ठीक है। हमने पता किया कि जो ये नर्सिंग स्टाफ था ये रीकैपिंग कर रहा था, इसकी वजह से क्या हुआ, इसको NSI होगी, ठीक है। रीजन तो ये। उसके बाद आता कापा, जिसे बोलते हैं हम CAPA, जिसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। भाई जब आपको कारण पता चल गया कि भी जो नेडिला एस्टिक इंजरी हुई थी वो बाय मिस्टेक वो रीकैपिंग कर रहा था तब हुई थी, तो अब आपको क्या करना, आपको ट्रेनिंग देनी है स्टाफ को। भाई जब भी आपको किसी पेशेंट को मेडिसिन दोगे तो आपको रीकैपिंग नहीं करना। यदि आपको रीकैपिंग करना भी है तो आपको सिंगल हैंड यूज़ करना है। यदि आपको सिंगल हैंड टेक्निक के बारे में नहीं पता है तो आने वाले वीडियो में मैं एक बार आपको बताता, मुझे कमेंट करके बता देना कि आप सिंगल हैंड टेक्निक के बारे में भी जानना चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है आपका आरसीए में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या रीज़न देखो, जो यहाँ पे आरसीए है, जो हम आरसीए की बात कर रहे हैं, ये जो आरसीए हम काउंट करते हैं जब कोई इंसिडेंट हो जाता है। भाई देखो हमने बोला एनएसआई लगी थी, एनएसआई लगने के बाद ही तो आइडेंटिफाई किया था भाई इसको लगी क्यों। लेकिन जो फेमा होता है, फेमा करता क्या है कि भाई अब हम यहाँ पे एनएसआई होने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जिससे हमारे स्टाफ को एनएसआई नहीं हो जाए। अगर कोई इंसिडेंट हो गया उससे बाद कोई प्रोसेस होती है तो वो आरसी कहलाती है। यदि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और पहले ही कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, उसे हम फेमा बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जो आपके अब मेजर टूल्स होते हैं मैं ऑलरेडी बता दिया है। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एडवर्स इवेंट या नियर मिस होता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एडीआर के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एडीआर, एडीआर की फुल फॉर्म होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, जब आप किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हो, कभी कभी उसको ना कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, होते ना, उसको स्वेलिंग होगी, उसको इचिंग होगी, उसको रेडनेस हो गया, उसको फीवर हो गया, ठीक है, या वो बोले मुझे एलर्जीज होगी, तो इस तरह के, या वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या लूज मोशन बहुत ज़्यादा लग गए, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट रहते हैं। अगर ऐसा भी कोई साइड इफेक्ट मिलता है तो आप उसे काउंट तो करोगे ना, उसका इंसिडेंट फॉर्म फिल करोगे, आईपीसी डिपार्टमेंट में उसको सबमिट करोगे, लेकिन उससे पहले आपको मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नियर मिस। नियर मिस का मतलब ये होता है कि नो हार्म, इसे हम नो हार्म भी बोलते हैं। नो हार्म क्यों बोलते हैं भाई, अगर कहीं पे नियर मिस है ना, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये, इसका थोड़ा सा एग्जांपल बताओ, सपोज करो ये आपका पेशेंट हो गया, ठीक है, ये आपका पेशेंट है और ये हमारा नर्सिंग स्टाफ है। ये गया इसको मेडिसिन देने, लेकिन जब इसको मेडिसिन देने गया और यहाँ पे जाने के बाद देखा नहीं यार जो मैं मेडिसिन ले गया है तो दूसरे पेशेंट की, मैं तो गलत पेशेंट को लेके आ गया मेडिसिन, तो अब इसे देने से पहले ही रिटर्न लेके वापस आ गया अपने काउंटर पे, तो ये नियर मिस में काउंट हो जाएगा, ठीक है। या कोई पेशेंट आप स्टेशन से लेके जा रहे हो और वो गिरने वाला हो रहा था, उससे पहले आपने उसे रोक लिया, गिरने नहीं दिया, तो वो नियर मिस में काउंट होगा। यदि पेशेंट आपका नीचे गिर जाता है व्हील चेयर से, फिर वो आपको फॉल इंसिडेंट में काउंट होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जो नियर मिस होते हैं उसे नो हार्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टूल होते हैं टू टाइप के होते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले आरसी होता, जो आरसी की फुल फॉर्म होती है क्या होती है, रूट कोज एनालिसिस, और एफएमएस की मैंने ऑलरेडी बता दी। अब आरसी का रिएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव का मतलब लुक बैक एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम हो गई है तभी तो आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई एक्चुअली ये प्रॉब्लम हुई क्यों। फेमा, प्रोएक्टिव अप्रोच, प्रोएक्टिव क्या मतलब, यानी पहले ही लुक अहेड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फेलियर बिफोर द अकर, यानी कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ, आपने देखा हो जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करोगे तो वहाँ पे एक फैसिलिटी राउंड लेते हैं, लेते हैं। फैसिलिटी राउंड लेने का मेन रीज़न ये है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंसिडेंट ना हो जाए, पेशेंट ना गिर जाए आपका, कहीं पे आग ना लग जाए, फ्लड में कहीं पे ऐसा बैरिकेड ना हो, एक्स्ट्रा जो कूड़ा वो इकट्ठा ना हो रखा हो जो फायर के लिए वो है, कहीं ऐसी वायर तो ओपन नहीं हो रखी, वाटर लीकेज ना हो रखा हो, कोई दीवार तो टूटी भी नहीं है, फ्लोर तो सही है, ये सब चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। पहले चेक क्यों करते हैं कि भाई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होता, ये सब चीज़ें हम फेमा के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब बाय चांस आपको लगा कि भाई उस पेशेंट की तो ग्रिल टूट, सॉरी उस फ्लोर की तो ग्रिल टूट गई है, उसकी तो स्टेयर टूट गई है, तो वो आपका फिर आरसीए में काउंट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम रूट कोज एनालिसिस। आरसी स्ट्रक्चर मेथड इन्वेस्टिगेट वाई इंसिडेंट्स अकर। मैंने ये चीज़ आपको बता दी है कि आरसीए में क्या होता है, हम उसमें किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम इसको यूज़ कब करेंगे, सबसे पहले कोई भी सेंटिनल इवेंट होता है, सपोज करो आपने देखा होगा कभी कभी पेशेंट की डेथ हो जाती है। अब कोई पेशेंट की प्रोसीजर हुआ, प्रोसीजर होने के बाद में वो अपने वार्ड में आ गया, और वार्ड में आने के बाद में पता लगा कि 2 दिन के बाद उसे एक्सपायर हो गया। एक्सपायर क्यों हुआ, उसे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो गई, उसकी ब्लीडिंग इन होगी, इसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया, तो आपको आरसी तो करना पड़ेगा। उसके बाद सीरियस हार्म, अब आपने किसी पेशेंट को मेडिसिन दे दी या आपने से रोंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, तब तो सीरियस हो गया, तो वो भी आपको सेंटिनल इवेंट में काउंट करना पड़ेगा। अब कभी कभी याद है कुछ पेशेंट ना सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं ना, या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, वो भी आपका सेंटिनल इवेंट में काउंट हो गया। उसके बाद आता है मेजर मेडिकेशन एरर। यदि आपने किसी पेशेंट को मेडिसिन दे दी
और कभी कभी आपने देखा होगा ना उसकी क्या, उसकी हालत बहुत गंदी हो जाती है, उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चिल्लाने लग जाता है, उसे एलर्जीज बहुत ज़्यादा थी, तो ये भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेशेंट फॉल विद द सर्विस इंजरी। यदि कोई पेशेंट गिर गया और उसे अच्छे से चोट लग गई तो ये भी आपका आरसी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इक्विपमेंट फेलियर कॉजिंग पेशेंट हार्म। अब आपने देखा कोई पेशेंट आपका वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर खराब हो जाए तो पेशेंट तो गया भाई बंदो, पेशेंट को तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी आरसी किया जाता है। भाई अगर आपने वेंटिलेटर लगाया, वेंटिलेटर खराब हो गया, उससे पहले आपने उसे चेक कैसे नहीं किया? आपको तो चेक करना चाहिए था कि प्रॉपर इक्विपमेंट वर्किंग में है या नहीं है, ट्यूब उसकी वर्किंग में है या नहीं है, जो गैसेस वो ट्रांसफ़र करता है वो प्रॉपर वर्किंग में है या नहीं, ये तो चेक करना था ना। आपने चेक ही नहीं किया, आप आरसी में आ गए। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी काम होता है, जो भी क्वालिटी मैनेजर होता है, ऑपरेशन मैनेजर होता है, आईपीडी मैनेजर होता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, या फिर उसके या यूनिट लेवल के कैंडिडेट होते हैं, आपका जनरल मैनेजर होता है, उनका मेन रोल्स क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने से पहले उसको आइडेंटिफाई कर ले। इसलिए वो क्या करते हैं, फेमा प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप ऑफ आरसी। भाई आरसी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब आपने तो बोल दिया भाई आरसी कर लो जाके। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए भाई आरसी मैं करूँगा कैसे, यानी रूट कोज एनालिसिस करूँगा कैसे। सबसे पहले पहला स्टेप होगा कि आपको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और इंसिडेंट। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, क्या इंसिडेंट हुआ था। मैंने आप फॉर एग्जांपल बताया कि जो हमारा स्टाफ है उसको एनएसआई हुआ था, निडलिस्टिक इंजरी हुई थी, ठीक, आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड आपको डेटा कलेक्शन करना, भाई कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे कैसे हुए। तो ये सब चीज़ें जब आप ये डेटा का कैप्चर करोगे तो आपको आधी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि भाई ये जो निडल स्टिक इंजरी थी ये कौन से डिपार्टमेंट में हुई थी, कौन से टाइम हुई थी, किस डेट को हुई थी, किस स्टाफ को हुई थी, उसके पीछे क्या कारण था, सब चीज़ें पता चली। उसके बाद में मैप द इवेंट। अब आपको क्या करना, एक आपको टाइम प्लान या फ्लो चार्ट बनाना है, स्टेप बाय स्टेप जो बोलते हैं वो फ्लो चार्ट बनाना है आपको। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रीब्यूशन फैक्शंस, अब पीपल, प्रोसेस, इक्विपमेंट एंड इन्वायरमेंट। अब आपको क्या करना है, कुछ फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, जैसे पीपल कौन थे, प्रोसेस क्या थी, इक्विपमेंट कौन कौन से थे, इन्वायरमेंट कैसा था, ये सब चीज़ें देखनी। उसके बाद आता है मेन टूल 5 वे। जब भी आप इसका आरसी करोगे मेडिकेशन एरर का, तो आपको फिश बोन डायग्राम यूज़ करना है। जो फिश बोन डायग्राम होता है, एक्चुअली इसे फिश बोन क्यों बोलते हैं, आप कभी देखोगे ये आपको देखने में ऐसा मिलेगा, इस तरह से, यानी फिश की तरह से देखने के लिए मिलेगा। इसे फिश डायग्राम भी बोलते हैं और इसी कावा भी बोलते हैं, दोनों का नाम सेम है, वही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। अब आपने क्या किया, अब इसमें ये आपके जो 5 वे मेथड होते हैं ये इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या, जब आपने ये मेथड यूज़ कर लिया उसके बाद आप करोगे कापा, जिसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। क्योंकि ये तो आपको ये बताता है ना कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, किस तरह से प्रॉब्लम हुई। अब आप उसको सोल्यूशन भी देखना, सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और उसके बाद इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर इम्प्रूवमेंट। अब आपको क्या करना, इम्प्लीमेंट करनी प्रोसेस, भाई दोबारा कभी भी ये इंसिडेंट ना हो। उसके बाद में आपको मॉनिटर भी करना है कि भाई हाँ, जो मैं गाइडलाइन प्रोवाइड की है, जिसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग दी है, उसको हमारा स्टाफ फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इंसिडेंट पेशेंट्स रिसीव रोंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ये बहुत आसान है कि यदि किसी पेशेंट को रोंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मिल गया तो वहाँ पे कारण क्या था, कॉज और इंक्लूड पोर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, मिसलेबलिंग ऑन सैंपल, लैक ऑफ डबल चेकिंग। अब यहाँ पे 3 प्रॉब्लम मिली भाई जी। ये पेशेंट था, सपोज करो इस पेशेंट को क्या हुआ, इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना शुरू किया, इसको चलो भाई ठीक है इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू किया तो हमें 10 मिनट के बाद पता चला कि भाई इससे ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया। क्योंकि 15 मिनट तक हम मॉनिटर करते हैं ना पेशेंट को, जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं मॉनिटर करते हैं, अपना डेटा भी बनाते हैं। अब जब इसका आरसीए किया गया तो हमें पता चला कि इस पेशेंट को देने के लिए जो यूनिट आई थी, ब्लड की यूनिट आई थी, वो जब उस पेशेंट को दिया गया उसे आइडेंटिफाई नहीं किया गया इस पेशेंट की है या नहीं है। दूसरा, इस जो यूनिट थी इसके ऊपर लेबल नहीं लगा था भाई, किस पेशेंट की कौन सा ब्लड ग्रुप है, किस टाइम इसकी रिक्वेशन आई है, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में अब क्या हुआ, यहाँ से जो आपका ब्लड बैंक है उन्होंने यूनिट उठा के दी थी किसी भी स्टाफ को,
वो गया अपने डिपार्टमेंट में जाकर पेशेंट को लगाना शुरू कर दिया। भाई जब वो ब्लड बैंक से लेके गया था वहाँ पे चेक करता, चेक करने के बाद में जो भी नर्सिंग इंचार्ज था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई मैं इसको पहले वेरीफाई करूँ जो ब्लड यूनिट मेरे पास में ब्लड बैंक से आई है वो सही है या नहीं है, ये तो उसको देखना था ना, लेकिन उसने नहीं देखा। ठीक है, अब एक्शन, अब आप क्या करोगे, अब आपने एक सिस्टम सीधा बना दिया कि यार मेरा बहुत सरदर्दी हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, मैं बारकोडिंग सिस्टम चला देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बारकोडिंग सिस्टम चलाऊंगा। दूसरा, मैं मैंडेटरी कर दूंगा भाई डबल चेकिंग होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ के थ्रू भी होनी चाहिए और ब्लड बैंक स्टाफ के थ्रू भी होनी चाहिए, तभी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। अब जब आप इतना प्रोसेस करोगे तो 99% है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने नहीं दोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने कभी नहीं दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फेलियर मोड और इफेक्टिव एनालिसिस। अब हमने फेमा की बात की, फेमा प्रोएक्टिव रिस्क मैंने ऑलरेडी बताया कि फेमा क्या करता है, कोई भी मिस हैपनिंग आपके हॉस्पिटल में होने से पहले ही उसे कंट्रोल करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब भाई देखो आइडेंटिफाई तो हम ही करेंगे ना, फेमा खुद तो काम नहीं करेगा, करेंगे तो हम ही काम, लेकिन फेमा हमें आइडिया देगा भाई आपके पास में ये चेकलिस्ट है, ये पैरामीटर आपको पर डिपार्टमेंट में देखना कि 100% अवेलेबल है या नहीं है, और अगर यदि अवेलेबल है तो ओके कर दो, नहीं है तो आप इसे नो डाल के आप उसके ऊपर टाइम और डेट डालो और उसको कंप्लीट करो। अब नेक्स्ट, व्हेन टू यूज़, हम फेमा को यूज़ कब करेंगे, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू सर्विसेज एंड इक्विपमेंट। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन अंदर कोई भी नई सर्विसेज लेके आ रहे हैं या कोई भी नया इक्विपमेंट आप इम्प्लीमेंट करें, आपने परचेज किया, उससे पहले उसके लिए फेमा प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है कि भाई ये आपका सही है या नहीं है, इसका वैलिडेशंस कैलिब्रेशंस क्या प्रोसेस है, सीरियल नंबर इसका क्या है, इसकी वैलिडिटी कितनी है, कितना ही वर्किंग कर सकता है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हाई रिस्क प्रोसेस, आपने देखा है कि आईसीयू के अंदर जो मेडिकेशन यूज़ होते हैं या कोई भी सर्जरी होती है या किसी पेशेंट आईसीयू की होती है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को जब भी इन तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे कुछ आप वेरीफाई करोगे कि हाई रिस्क प्रोसीजर कैसे है। आपने हम डबल वेरिफिकेशन करते हैं, सबसे आसान है डबल वेरिफिकेशन करो, इससे आप मल्टीपल रिपोर्टिंग एरर हो गए, मेडिकेशन एरर, उनको कम कर दोगे। टू कंप्लाई विद एन जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड, आपको क्या करना है, आपको एज पर एन या जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड के बिहार पे ही काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप फेमा। अब फेमा को यूज प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करना है, पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट प्रोसेस। आपको ये देखना है कि भाई मैं जो पहले फेमा अप्लाई करूँगा कौन से डिपार्टमेंट में करूँगा, ये तो पता होना चाहिए डिपार्टमेंट के बारे में कि कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करूँगा। आपने फॉर एग्जाम्पल देखा कि मैं कीमोथेरेपी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अप्लाई करो, उसके बाद ब्रेक डाउन द प्रोसेस इनटू 2 स्टेप। अब आपने अप्लाई कर दिया, अब आपने क्या किया, इस प्रोसेस को आपने 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया। पहला, आइडेंटिफाई पॉसिबल फेलियर टू मोड, पहले आपने देखा जो फेलियर होने की चांसेस क्या है, हाउ कुड इस स्टेप फॉल, यानी जो भी स्टेप है वो कैसे फेल हो रहे हैं। फिर एसेस इफेक्टिव फेलियर ऑन द पेशेंट, अब कोई भी फेलियर होता है उसका पेशेंट और स्टाफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, उसे कैसे वो इफेक्ट करता है। असाइन स्कोर, यहाँ पे हम फिर क्या करते हैं, 3 स्कोर यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो सर्विसिटी, यानी हाउ सीरियस इज़ द इफेक्ट, उसके ऊपर कितना ज़्यादा सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है। सेकंड, अकर्नेंस, यानी ओ हाउ लाइकली इट टू हैपन, ये कितनी जल्दी हो सकता है और ये कैसे हो सकता है। डिटेक्शंस डी, हाउ इजी इट टू बी डिटेक्ट बिफोर हार्म, भाई हम इसे कैसे देख सकते हैं कि ये हो ही ना। ठीक है, अब इन तीनों को मिलकर इसका फॉर्मूला बनता है जिसे बोलते हैं कैलकुलेट रिस्क प्रायोरिटी नंबर, यानी RPN इक्वल टू S/O/D। अब इसमें आप नंबर भी यूज़ कर सकते हो। हाई RPN एरिया इम्प्लीमेंट करेक्ट मेजरमेंट ESS आफ्टर द चेंज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी आपकी RC और फेमा। इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारीज है आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसको शेयर कर दूंगा। दूसरा, ये आप वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन मेरा काम यहाँ पे ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है वो आपको मिल जाए, क्योंकि आप अभी ऑर्गेनाइजेशन में अपना कैरियर बनाने जा रहे हो, तो अगर आपको इन टॉपिक की अच्छे से नॉलेज होगी तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, आप एज ए फ्रेंडली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना, धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
हाँ, आपने अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, और या आप चाहते हो कि हम इसमें और भी जैसे पिक्चर्स ऐड करें या फिर कोई वीडियो ऐड करें, उसके बारे में भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।